को बर्फ में बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है, बिखरेगी वही चमक तेरे वजूद में तू महसूस करना, आखिर टूटे हुए मन को संभलने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर तू चल पड़ना है दोस्त, आखिर हर ठोकर के बाद संभलने में थोड़ा वक्त लगता है। हेलो नमस्कार आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है युव तरंग। मैं हूं आपका दोस्त अंकित सेन। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं तो एक केयरलेस हो जाते हैं। आज के इस शो के माध्यम से हम जानेंगे कि जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय में हमारे साथ हैं गजेंद्र जी जो कि इंस्पेक्टर हैं राजस्थान पुलिस में, सचिन शर्मा जी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, इमैनुअल पिल्ले जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और साथ ही हमारे साथ कुछ यूथ भी जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है युव तरंग में। गजेंद्र जी, शो की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि साइबर क्राइम दरअसल है क्या? जो परंपरागत क्राइम है उसमें अगर कंप्यूटर या तो एज ए टूल या एज ए टारगेट इनको इस्तेमाल करते हुए अगर अपन कोई क्राइम करते हैं तो साइबर क्राइम हो जाता है। जी जी। साइबर क्राइम जी को मोटे रूप पे अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सोशल साइड से रिलेटेड क्राइम हो जाएगा, एक इकोनॉमिक फ्रॉड या बैंकिंग फ्रॉड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा मेल हैकिंग या वेबसाइट से रिलेटेड क्राइम्स हो जाएगा। जी जी। सचिन जी, हैकिंग का मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल हैकिंग होती क्या है? सचिन जी, एक्चुअली हैकिंग आप किसी की परमिशन के बिना किसी के कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हो तो वो आपके हैकिंग कहलाएगा। तो उस केस में आप किसी का मेल, किसी का सोशल अकाउंट आपने उसके बिना परमिशन के एक्सेस किया। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि घर में आपके चोर आ जाता है और वो आपकी बिना परमिशन के उन चीज़ों को चुराता है। इसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में या डिजिटल दुनिया में आप किसी के अकाउंट को या किसी के वेब एप्लीकेशन को उसकी परमिशन के बिना एक्सेस कर रहे हो तो ये हैकिंग कहलाएगा। जी, तरफ हम डिजिटल युग में कदम बढ़ा रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये खतरे भी हमारे पर मंडरा रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली ये डिजिटल डिवाइसेस जितने भी हम यूज़ करते हैं और हर एक डिवाइस का एक कुछ रूल्स होते हैं हमें उसको इस्तेमाल करने में। अगर वो रूल्स को हम ठीक तरह से फॉलो कर ले और हर एक चीज़ को एक प्रोटोकॉल जो बोलते हैं हम उसके दायरे में चलेंगे तो पूरी रीति से हमें सुरक्षा है। पर हम अगर सावधान नहीं रहे, कुछ चीज़ों की लापरवाही कर दे, तब ये डिजिटल डिवाइस जो डिजिटल पावर हमें जो मिल रही है उसकी सुरक्षा में हमारे लिए खतरे साबित हो सकती है। पहले तो जो हैकिंग होती थी वो ईमेल तक सीमित थी, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हैकिंग होती है वो आपके स्मार्टफोन तक पहुंच गई, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है ये। हाँ, आज सारी चीज़ें स्मार्टफोन पे एक्सेस की जा रही हैं। लोगों की बैंकिंग और सारे अकाउंट्स ऑनलाइन सारे स्मार्टफोन पे हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्मार्टफोन आपकी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है तो आप उसकी सिक्योरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कई बार देखा है लोगों से मैं ये क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि आपके जो अकाउंट नंबर है उनके कॉन्टैक्ट नंबर में सेव होते हैं। जी बिल्कुल। और उनकी जो एटीएम की पिन है वो भी कॉन्टैक्ट नंबर में सेव है। तो जब आपका अकाउंट नंबर भी सेव है, आपकी पिन भी सेव है, तो हैकर्स को तो आपने सारी चीजें बता दी, बस उसको एक मैलिशियस एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करनी है और वो आपके अकाउंट को या आपके मोबाइल को बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात। सारे ओटीपी आपके मोबाइल पे आते हैं, बैंक का ओटीपी हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे कोई भी ईमेल हो। आपको अगर अकाउंट रीसेट करना है, पासवर्ड चेंज करने हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर आएगी। तो इस केस के अंदर आपको अपने मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए काफी कंसर्न होना पड़ेगा। एक मैं सचिन की बात में जोड़ना चाहूँगा, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। आजकल युवाओं में या मान लो उनके पेरेंट्स में इस चीज़ का बड़ा कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की इवेंट लिया, वहाँ का फोटोग्राफ फेसबुक पे अपलोड कर दिया, यानी कि आपने पब्लिकली ये बता दिया कि मैं घर से बाहर हूँ, आपके पीछे घर पे कोई नहीं है, पीछे जैसे चोरी वगैरह है, कोई भी आपके डेकोटी है, इस तरीके के क्राइम को करने का एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है। कहीं ना कहीं एक शो ऑफ कल्चर शुरू हो गया, क्योंकि आजकल अमूमन जैसा आपने बताया कि कहीं भी हम जाते हैं तो फोटो क्लिक कर देते हैं, टैग कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। गजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अपनी सिक्योरिटी से अपन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसमें अपन सामने वालों को स्पष्ट बता रहे हैं कि मेरी लोकेशन कहाँ है। जी।
अपन तो उसमें कंपटीशन में चल रहे हैं कि लोगों को इस चीज का पता लगे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, पर घूमने के पीछे मेरे साथ ये भी एक ड्रॉबैक हो रहा है। पीछे से सभी को पता लग रहा है, मोहल्ले में पता लग रहा है, जो मेरे पीछे चोर आ सकते हैं और भी कोई आ सकता है, घर पे कुछ भी कर सकता है, उसको सबको मेरी लोकेशन का पता लग रहा है। तो एक तरीके से बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन प्रोफेसर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब भी एक एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं, जब उसके टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेस दे देते हैं कि भाई तुम हमारा डेटा एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? हाँ, एक्चुअली अभी जितने भी अपना कंप्यूटर एप्लीकेशंस, पहले तो कंप्यूटर पे करते थे, पर अब सब ऐप्स आ गए मोबाइल पे कर रहे। और उस मोबाइल पे करने की वजह से क्या हो रहा है, एक मोबाइल ऐप और दूसरे मोबाइल ऐप के थोड़े डिपेंडेंसीज भी हो रहे। तो एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरे जगह शेयर हो रही है, और एक अभी सभी तो गूगल प्ले में या किसी और इसमें टेस्ट होके ही हम डाउनलोड करते हैं, उस पर हम रिलाई करते हैं। पर फिर भी एक दूसरे दो तीन ऐप्स मिलके एक मैलिशियस कंटेंट निकालने के लिए उसको परमिशन दे रहे हो कि भाई आपके डेटा में एक्सेस कर सकते हो। इस चीज से कैसे बचा जाए? नहीं, जैसे अपन पूरी परमिशन नहीं पढ़ते, जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं या कोई काफी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, और हम काफी बार वो नीचे तक तुरंत लेके अमूमन उसको देखते भी नहीं है, देखते काफी बिल्कुल पढ़ते तो है ही नहीं, और देखना भी ज्यादा नहीं है। तो एक बार उसको ध्यान से देके, और कुछ सेटिंग्स और कुछ ऑप्शंस है, तो उसको हम जितना प्राइवेट हो सके, जितना हमें अपने कंट्रोल में रख सके, उतना वो कंट्रोल करना चाहिए। और स्पेशली कभी जब 2-3 ऐप्स मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो 2-3 ऐप्स का एक दूसरे से डेटा शेयर होती है। जैसे उबर ऐप चलाएंगे आप, तो वो लोकेशन ऐप से निकाल लेता है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपस ऐप्स में भी शेयर होती है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। और हम एक दो मैं बातें बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि एक तो काफी बार कुछ ऐप इसलिए डाउनलोड करते हैं, कोई लालच अपने को मिलती है, कुछ इस तरह से होती है, तो वो एक होता है। और दूसरा, हम कोई सॉफ्टवेयर, क्योंकि मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए कोई भी एंटीवायरस हम काफी लोग यूज नहीं करते। पहले तो कंप्यूटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जो भी इंटरनेट कनेक्टेड होता था तो एंटीवायरस जरूर रखते थे और उसको बिल्कुल अपडेट रखते थे। और आजकल मोबाइल यूजर जितने भी है शायद एंटीवायरस यूज नहीं करते, क्योंकि फिर उसे खरीदना पड़ेगा, और हम सोचते हैं कि भाई कंजूसी करते उसमें, और लालच में, ये क्या बोलते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में हम ओपन सोर्स या कुछ भी अच्छे वाले कोई भी यूज नहीं करते। इसलिए प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादा सारी अटैक्स के शिकार हो जाते हैं। सचिन जी, आपकी ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं। एक्चुअली जो सर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो कई एप्लीकेशन आपसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन पूछती हैं। कई बार आ जाता है कि आपके हम कॉन्टैक्ट एक्सेस करेंगे, कई बार आता है कि हम मैप एक्सेस करेंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट्स क्यों एक्सेस करना चाह रही है। आप वहाँ डिनाई कर दें। अगर आपसे पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो आप वहाँ डिनाई करें कि इसमें मेरे को नहीं लगता कि इस एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होगी। उबर के अंदर आपसे पूछता है कि आपके हम मैप को एक्सेस करेंगे, तो आपको पता है कि सारा मैप से ही चल रही है वो एप्लीकेशन, तो वहां आप अलाउ कर सकते हैं। तो जब इंस्टॉलेशन वाली बात आ रही है, तो वहां टर्म्स एंड कंडीशन को हम बिना कुछ सोचे अलाउ करते हुए चले जाएंगे, तो आप डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी इंफॉर्मेशन को देते हुए जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी एप्लीकेशन किस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रही है। कई बार अगर उसमें आ जाए कि आपकी गैलरी को एक्सेस करना चाहते हैं हम, तो वो आपके फोटोज को एक्सेस कर सकता है। फिर रिमोटली आपकी फोटो या प्राइवेट इंफॉर्मेशन दूसरे सर्वर पर होगी, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई। लेकिन गजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात जोड़ना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब ने, सचिन साहब ने बहुत अच्छी बात बताई जी। स्मार्टफोन से अपने बहुत ड्रॉबैक हैं। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी शेयर हो जाती है। क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, इन चीज़ों को मैं जानता हूँ। इसके लिए बचने का एकमात्र उपाय है कि आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, मैसेजिंग हो, उसके लिए आपको स्मार्टफोन ही करते, सिंपल फ़ोन आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करनी है, आपको सोशल साइट्स वगैरह यूज करनी है, उसके लिए आप लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन में सारी फैसिलिटी होती है। तो क्यों ना एक ही जगह पे सारी चीजें कर ली जाए। लोगों का माइंडसेट ये होता है कि जो जितनी भी डिटेल है, आजकल बैंक अकाउंट डिटेल भी वो अपने फोन पे रखता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायी है। सचिन जी, आप इसको, जैसे कई बार होता है ना कि पुराने जमाने में आप अपने पैसा है तिजोरी में रखते थे, क्योंकि वो एक सेफ जगह है, आप रखें, थोड़ा सा उसको मोल्ड करें, लॉजिकली सेव करें कि मैंने लास्ट डिजिट चेंज कर रखी है, मेरे को मालूम है, ठीक है ना। तो आपको आइडिया रहेगा। हम सेव इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमको याद रहे। जैसे मैं अपनी पिन सेव करना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके एटीएम के पीछे पिन लिखे होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब आपको अगर एटीएम के पिन याद नहीं है, मैं मानता हूँ आपके बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं,
तो उस केस में आप पिन को कुछ ऐसे सफल करें कि वो आपको पता है कि मैं +4 कर देता हूँ, -4 कर देता हूँ। और यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि लोग बाग नहीं रखते हैं। गजेंद्र जी, आपके पास आऊंगा मैं कि सरकार के पास कौन कौन से लॉज हैं अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो? देखो, अगर लॉज की अपन बात करते हैं, मान लो किसी की सोशल मीडिया से है या किसी व्हाट्सएप वगैरह ऐप से किसी फोटो किसी ने डाउनलोड करके उसके नाम से किसी ने फेक प्रोफाइल बना ली, तो अपने आईटी एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन है उसका, किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट करना। सेक्शन 66C है, जिसमें 3 साल तक और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने तक का प्रावधान है। कई यूथ को इस चीज़ों का पता नहीं होता है, जनरली किसी की फोटो अपन डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी फोटो के नाम से अपन फेक प्रोफाइल बना लेते हैं। ये एक ऐसा एविडेंस होता है, आप देखोगे जो ट्रेडिशनल ऑफेंस होते हैं उसमें गवाह हो सकता है कि हॉस्टाइल हो जाए, मगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस जो होता है, जो उसके खिलाफ अपन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस लेते हैं, जब चार्जशीट करते हैं, ये कभी मुकरता नहीं है। इट मीन्स इसमें सजा 101% उसको कंफर्म होती है। इसे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? कंट्रोल करने के लिए वो जैसा सर ने बताया कि सेटिंग में जाके आप प्राइवेसी में कि आपकी जो फोटो है या तो केवल आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ही उसको डाउनलोड या देख सकें जी, या ओनली आप हो। आपने अगर उसको पब्लिकली रिमोटली एक्सेस करने के लिए दे दिया तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको नहीं लगता, प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है? अवेयरनेस की तो बहुत कमी है, क्योंकि एक इतना इन्फॉर्मेशन और इतने ऐप्स और इतने सोशल मीडिया साइट्स हो गए कि ज़्यादातर समय काफ़ी लोग अभी स्पेशली युवाओं काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स है काफ़ी समय वो इंटरनेट पे रहते हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं, क्योंकि जो भी कर रहे एक प्रोफाइलिंग हो रही है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा बंदा आपके बारे में पूरा बता दे सकता है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ, आपका एड्रेस कहाँ है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है। तो इस तरह से एक सिक्योरिटी जो सेटिंग्स हमें रखनी है, हमारी प्राइवेसी जो हमें बचानी है, तो अपने आप का जितना इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज गुड, सोशल नेटवर्किंग इज गुड, कुछ चीज़ों के लिए तो वो सही है, पर जितना अपन इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे वो हमें सावधान होना चाहिए कि ये हमारे खिलाफ ही कभी इस्तेमाल ना हो और हमारे लिए खतरनाक साबित ना हो। तो उसके लिए अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। और जब हम सिक्योरिटी के कोर्सेज भी पढ़ाते हैं या किसी सिक्योरिटी के प्रोग्राम करते हैं तो बहुत कम लोग उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं। और अगर हम करियर की भी बात करें कि कुछ यंगस्टर्स या स्टूडेंट्स कितने लोग सिक्योरिटी में काम करना चाह रहे हैं या सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, बहुत कम लोग उसमें आएंगे। तो इसलिए एक कॉमन सेंस वाली जो प्रॉब्लम भी है ना, उतना भी अवेयरनेस नहीं है, तो ये हमें जनरेट करना चाहिए। तो ये बहुत सही बात बताई। बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते लेंगे, लेकिन एक सवाल हमारी ऑडियंस से ले लेते हैं हम। कौन बोलना चाहेगा? आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अंचल। मेरा प्रश्न ये है कि आज के टाइम पे हम कैसे बच सकते हैं हनी स्पॉट से। जैसे आज के टाइम पे आप देख रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, साइड से, और थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस चीज़ से। देवेंद्र जी, मेरे ख्याल से सचिन जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। सचिन जी, आप इंटरनेट जो फ्री वाईफाई का आज चल रहा है कि हम देखते हैं कि पब्लिकली प्लेस पे जाके गवर्नमेंट भी वाईफाई फ्री दे रही है, तो आप जब किसी पब्लिक प्लेस पे वाईफाई एक्सेस करने जाते हैं तो जनरली जो ऑथोराइज वाईफाई होंगे उसमें आपके पास मोबाइल पे एक ओटीपी आता है और ओटीपी के थ्रू फिर आप उससे कनेक्ट होते हो, जिससे कि जो कनेक्ट होने वाला यूज़र है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। उसी सिमिलर नाम से किसी ने एक मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और आप उससे कनेक्ट हो गए, तो वो आपके लिए एक हनी ट्रैप टाइप चीज़ होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन उस मोबाइल के थ्रू अब जाएगी। तो इस केस के अंदर आपको ओरिजिनल जो वाईफाई है वो आइडेंटिफाई करना होगा। टेक्नोलॉजी दी है, इस्तेमाल करने के लिए दी है, आप इस्तेमाल करें, पर आप उसको चूज़ करने के लिए कई बार हम ऑटोमेटिकली एक्सेस कर देते हैं वाईफाई का, वो ना हो। एक बार देखें कि मेरा मोबाइल, अगर कोई मोबाइल हॉटस्पॉट एक्सेस कर रहा है या वाईफाई एक्सेस कर रहा है तो वो कौन से ओरिजिनली हम कनेक्टेड हैं या किसी और पब्लिक ओपन नेटवर्क से आप जुड़ गए हो। ओपन नेटवर्क से ना जुड़ें, सिक्योर नेटवर्क से जुड़ें जिनमें कीज आ रही हो या फिर उसके पास कोई ओटीपी आता हो। तो आज के टाइम पे जैसे गवर्नमेंट ने जितने भी फ्री वाईफाई प्लेसेस दिए हैं या वाईफाई हॉटस्पॉट्स एरिया दिए हैं, उनमें उन्होंने सब जगह ओटीपी सिस्टम किया है कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और आप फिर उससे एक्सेस करें उसको। इस तरीके से आप उससे सिक्योर हो सकते हो। ठीक, बहुत अच्छे। एक सवाल और ले लेते हैं हमारी ऑडियंस से। मेरा नाम सुनीता जहांगीर है और मेरा सवाल ये है कि अगर मैं साइबर सिक्योरिटी को एज एन ऑप्शन चूज करना चाहूँ तो उसके फ्यूचर स्कोप्स क्या होंगे?
प्रोफेसर साहब आपको जवाब देना चाहिए इसका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के डेट में सिक्योरिटी करियर्स के लिए कोई नहीं सोच रहे, क्योंकि एक मुश्किल सा काम है और काफ़ी नॉलेज की भी ज़रूरत है, पर एक फ्यूचर स्कोप में लॉट ऑफ रेम्यूनरेशन है। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी करियर्स में देयर इज़ लॉट ऑफ मनी, ऑफ कोर्स उसमें काफ़ी हार्डवर्क की भी ज़रूरत है। तो अगर अपन देखेंगे वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग का हो सकता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का हो सकता है, और एक सिक्योरिटी एनालिस्ट का होता है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के है। तो इस तरह से अगर देखते जाएंगे तो अभी फोरेंसिक लैब सेटअप हो रहे हैं जिसमें साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नेटवर्क फोरेंसिक्स है, अभी क्लाउड होता क्लाउड फोरेंसिक्स है। तो इस तरह से सिक्योरिटी इश्यूज हर जगह है, और जब तक हम कंप्यूटर के इस्तेमाल करेंगे या मोबाइल की इस्तेमाल करेंगे तब तक ये सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। हर एक चीज़ में कोई भी नया टेक्नोलॉजी भी आ जाए उसमें भी सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे। तो एक भी कोई भी करियर आप सिक्योरिटी में चूज करेंगे तो ये काफ़ी लाभदायक होगा, और काफ़ी कमी है इसमें, क्योंकि कुछ ही लोग इस एरिया में आने की इंटरेस्ट रख रहे, आसक्ति रख रहे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो बहुत सारा स्कोप हमारे बच्चों के पास है। गजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब भी आपके पास साइबर केसेस आते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? देखो सर, हमारे पास ये साइबर केसेस जो आते हैं वो अलग अलग क्राइम्स के हिसाब से आते हैं। जैसे मान लो कि अपन सोशल मीडिया से रिलेटेड क्राइम लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका सबसे पहले उसका जो डिजिटल एविडेंस है वो हमें उसका प्रिजर्व करना होता है। जैसे मान लो किसी ने किसी की फर्जी फेसबुक आईडी बना ली, या किसी के खिलाफ ऑब्सेंस मटेरियल किसी ने पोस्ट कर दिया, तो फर्स्ट ऑल ऑफ हमें उसके स्नैपशॉट लेने होते हैं ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करे, उसको रिमूव नहीं करे, दो आगे चल के जो कोर्ट में एडमिशेबल होता है। ठीक, सबसे पहले हम उसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस तैयार करते हैं। देन आफ्टर हम देखते हैं कि किसकी क्या प्रोफाइल है, हैक है या फेक है। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हमारा 91 सीआरपीसी का नोटिस बना के जो नोडल ऑफिसर फेसबुक का होता है उसको देते हैं, और उसकी प्रोफाइल की कंप्लीट डिटेल लेते हैं, लॉगिन डिटेल हम प्राप्त करते हैं। एक सवाल और हमारे ऑडियंस से लेंगे। मेरा नाम तन्वी चावला है, और मेरा सवाल ये है कि इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमें? सचिन जी, प्रिकॉशंस के तौर पे आप अगर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपनी प्राइवेसी, जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में प्राइवेसी की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेट के आज के टाइम में बताना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर कई लोग होते हैं, वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, पर उसको आप उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे कि नॉर्मल लाइफ में एक अजनबी होता है। क्या हम किसी नॉर्मल जिंदगी में किसी अजनबी को शायद हम उसको बात भी नहीं करना चाहेंगे, पर इंटरनेट का जो अजनबी या स्ट्रेंजर है उससे हम तुरंत हेलो हाय या देख के उसकी प्रोफाइल 2 या 1 दिन में, हाँ चलो बढ़िया है, मेरे 4 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, वो नहीं है। तो आप उसको भी नॉर्मल लाइफ के तरीके से ही एक्सेस करें, ठीक, और प्राइवेसी पे ज्यादा कंसर्न करें। ठीक, बहुत सही बात आपने बताई। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा मेरी बात। जनरली जैसे मान लो HTTPS सिक्योरिटी वाली जो साइट्स हैं उन्हीं पे विजिट करना चाहिए, और फ्री के जो डाउनलोड्स अपन को जो टूल्स वगैरह या सॉफ्टवेयर जो वगैरह मिलते हैं उनको मिनिमम से मिनिमम अवॉइड करना चाहिए। ठीक, बहुत सही बात आपने बताई। एक सवाल और हम ले लेते हैं हमारी ऑडियंस से। मेरा नाम अवनी शर्मा है, और मेरा सवाल ये है कि जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वल्नरेबिलिटी क्या है और उसको हम किस तरह से असेस कर सकते हैं ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहे? प्रोफेसर साहब आपको जवाब देना चाहिए, शॉर्ट में रखिए, समय पूरा खत्म हो चुका है मेरे पास। ये वल्नरेबिलिटी ये होती है कि जो अभी सॉफ्टवेयर हैक करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें कमी जो होती है, बग जो बोलते हैं हम, उसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। और ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एक बहुत अच्छा बढ़िया करियर है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि ये काफ़ी चीज़ें जब तक हैकिंग नहीं होती तब तक नहीं पता होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट एजेंसीज भी हायर कर रहे हैं लोगों को कि आप हमारे साइट को हैक करके ट्राई करके टेस्ट करिए और वल्नरेबिलिटी एसेस करिए। तो उसमें क्या है कि हमें खतरों का तुरंत पता चल जाता है, और उसको कैसे पैच करना है और उसको कैसे रोक सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, वो बातें हम केयरफुली देख सकते हैं। तो ये अच्छा करियर है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए टूल्स हम सीख सकते हैं, और उसको उसकी जो एक्सपीरियंस होगी उससे काफी अच्छा करियर बहुत सही बात आपने प्रोफेसर साहब बताई। लेकिन सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से एक सेफ साइबर सोसाइटी बनाई जा सकती है? शॉर्ट में, मेरे पास समय खत्म। सेफ साइबर सोसाइटी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है अवेयरनेस। लोगों को कंप्यूटर
अवेयरनेस, डिजिटल इंडिया जो हमारा चल रहा है बहुत अच्छा है एक प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म को कैसे लोगों के पास पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी हम अर्बन एरियाज में बहुत तेजी से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अब रूरल एरियाज में भी इंटरनेट जाने लगा है, 70% इंटरनेट पहुंचा है। तो आप वहां पर सेफ्टी के बारे में लोगों को बताएं, अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा दें, और सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है आपके परिवार से। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बताएं और सभी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते आप सभी से मैं एक मैसेज लेना चाहूंगा सर। मैं इसमें एक बात आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि समय मेरे पास पूरा खत्म हो चुका है। जाते जाते गजेंद्र जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं व्यूअर्स को एक शॉर्ट में मैसेज देना चाहूँ। अपने सोशल साइट्स की चर्चा करी, अपने ईमेल के बारे में एक चर्चा नहीं करी। जनरली क्या होता है, जैसे युवा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं वो सारा इनके ऊपर ईमेल के ऊपर डिपेंड होता है। जनरली इधर से मान लो कोई भी आइटम इनको भेजना होता है, उसका उधर भेजते हैं। फॉरेन में इनका कस्टमर होता है, बायर होता है, परचेजर जो भी होता है, और उधर से परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह आती है। बीच में हैकर्स क्या करता है, इन दोनों की मेल पे मॉनिटरिंग कर रहा होता है। जब लास्ट में जब इनको बैंक डिटेल देनी होती है तो वो अपनी बैंक डिटेल डाल देता है, इनका पैसा कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। कहीं ना कहीं फ्रॉडनेस आई जाती है हर जगह। इन चीजों से बचने के लिए जनरली क्या है, टाइम टू टाइम अपना मेल का पासवर्ड चेंज करो। सेकंड, उसमें एक फिल्टर और फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आता है। जनरली हैकर्स क्या करता है, हैक करने के बाद में उसका पासवर्ड चेंज नहीं करता। चेंज इसलिए नहीं करता है कि उसका पता लग जाएगा उसको। वो जनरली क्या करता है, फॉरवर्डिंग का एक मेल में ऑप्शन आता है, फॉरवर्डिंग में एक मेल डालता है, अपनी डालते हैं। जब भी कोई ये अपने बायर को या परचेजर को मेल करेंगे, इन्फॉर्मेशन कॉपी उसके पास चली जाएगी। एक उसमें फिल्टर का ऑप्शन आता है। फिल्टर में जब भी अगर मान लो इनके कस्टमर की कोई मेल आती है बायर की, तो हो सकती है इनके इनबॉक्स में नहीं जाके सारी उसकी इनबॉक्स में। बहुत बहुत सही बात आपने बताई। सचिन जी, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल शॉर्ट, समय पूरा खत्म हो चुका है। मैसेज सेफ रहें, सिक्योर रहें, और अब जो यूथ है वो काफ़ी इंटरनेट से अवेयर है। आपकी ड्यूटी बनती है कि अपनी जो प्रीवियस जनरेशन है, जो अपना मोबाइल नंबर भी आपसे पूछ के सेव करवाती है कॉन्टैक्ट में, वो लोग इतने टेक्नोसावी नहीं है, उनको भी टेक्नोसावी बनाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बताएं। ठीक है। प्रोफेसर साहब, मेरा सजेशन, पहले तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंटरनेट जब एक्सेस कर रहे हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर से ज्यादा प्रॉब्लम है। सो कंजूसी ना करें, लाइसेंस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। दूसरा, मोबाइल नंबर बहुत सेफ एंड सिक्योर रखें, क्योंकि मोबाइल नंबर से सारी चीजें जुड़े हैं, पैन नंबर हो, आधार कार्ड हो, काफी चीजें हम बेस्ड ऑन मोबाइल नंबर वी कैन एक्सेस ऑल दिस। तीसरी चीज जो है, हमें लालच में ना पड़ना चाहिए। कोई ईमेल आता है, हमको ये क्लिक करिए, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उस क्लिक करने की वजह से काफी नुकसान आपको पहुंच सकती है। तो आप सावधान रहिए। 3 चीजें मेरे और करियर वाइज अगर देखेंगे तो सिक्योरिटी में बहुत ओपनिंग है, और मैं चाहता हूं कि काफी युवाओं इस करियर को चूज करें। इसके लिए मैं ये कह। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से आपको इंटरनेट यूज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफर में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, और हाँ, देखते रहिए DD राजस्थान। थैंक यू।